प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में कल हमने क्या था, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है और किस प्रकार से होता है। हमने देखा था कि एक आपतित किरण होती है, एक आपतन बिंदु पर गिरती है, उसके ऊपर हम एक अभिलंब खींच सकते हैं और वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो जैसे कि एक विरल माध्यम था, एक सघन माध्यम था, ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार से हमने माध्यम दो लिए हैं, माध्यम मीडियम 1, मीडियम 2, दो मीडियम चाहिए, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हम क्या देखना चाहते हैं कि जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है, एंगल आई और एंगल आर। एंगल आर क्या था, 8वीं क्लास में देखा था हमने, रिफ्लेक्शन। यहाँ है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन और रिफ्लेक्शन होता है अपवर्तन, ठीक है। वहां हमने कुछ एक नियम किया था आज कि भाई साइन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये किया था बेटा हमने। लेकिन अब की बार नियम थोड़ा हटके है, ठीक है ना। एक नियम तो ये है, हमने किए थे परावर्तन के नियम, अब हम करेंगे अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, ये सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो सीधा सा है ना पहले नियम जैसा। अब दूसरा जो नियम है वो ये है कि जो आपतन कोण है साइन आई इज साइन आई बाई साइन ऑफ एंगल आर। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जो ज्या है, साइन है, इनका जो अनुपात है वो कहलाता है स्थिरांक। वो क्या होता है बेटा, स्थिरांक होता है। यानी कि कोई दो माध्यम ले लो, कोई दो माध्यम, उन माध्यमों का जो ये साइन और आई एंड साइन आर है हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है ना। आप किरण को यहाँ से गिराओ, यहाँ से गिराओ, यहाँ से गिराओ, चाहे कहीं से गिराओ, तो उसी अनुसार रिफ्रैक्शन कोण जो है वो चेंज रहेगा। और ये जो स्थिरांक है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आगे देखो, हम देखते हैं कि इस स्थिरांक को आगे चलकर एक नाम दिया गया है अपवर्तन का, अपवर्तनांक का। किसका, अपवर्तनांक का। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि दो दिए गए माध्यम जो है उनमें जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो अपने पथ से कितना विचलित होती है, ये निर्भर करता है इन दोनों जो कोण हैं आई और आर, इनका स्थिरांक है। ये बताता है कि दो माध्यमों के बीच, किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के बीच प्रकाश की किरण कितनी अपवर्तित हुई है, या कि प्रकाश की किरण का मार्ग कितना परिवर्तन हुआ है उसमें, ठीक है बेटा। तो ये है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक हम ये कह सकते हैं कि कोई माध्यम जो है, एक माध्यम दूसरे माध्यम की तुलना में, एक माध्यम दो माध्यमों का जोड़ा है, कोई दो माध्यम ले लो, उनके जोड़े के लिए, उनके युग्म के लिए कि प्रकाश किरण कितनी अपवर्तित होगी वो एक निश्चित है। तो अपवर्तनांक को हम किस रूप में देखते हैं, देखो एक बार। अपवर्तनांक जैसे मान लीजिए एक है मीडियम M2 M1, मीडियम 1 मीडियम 2, ठीक है। तो अपवर्तनांक अगर हम निकालना है, अपवर्तनांक हम निकालते हैं सापेक्ष। क्या निकालते हैं बेटा, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष क्या है, तुलना के रूप में। यानी कि इस माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक है। कि हमने ये दो माध्यम लिए हैं तो माध्यम दो का एक के सापेक्ष, या हमें निकालना माध्यम एक का दो के सापेक्ष, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव यानी कि एक की तुलना में दूसरे क्या हाल है। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे कि मान लीजिए माध्यम M2 माध्यम 2, M1 माध्यम 1। तो यहाँ पर हम किसका नाम लेंगे, एक है प्रकाश की चाल। ये मार्कर खुला रह गया कल, इसलिए खराब हो गया थोड़ा सा। देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक हम कहते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल जो है बेटा वो किसी माध्यम में फिक्स होती है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल मान लो हम M2 माध्यम में लेते हैं V2 और M1 माध्यम में लेते हैं V1। इज दैट क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब जैसे मान लीजिए हमें अपवर्तनांक निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, बोलेंगे क्या, ऐसे बोलेंगे हम लोग। अपवर्तनांक को हम दिखाते हैं n से। किसे दिखाते हैं बेटा, n से। और हम क्या लिखेंगे, N2 यानी कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम एक की तुलना में 2:1 है ना। यानी कि जिसका निकालना हो उसका उसी
न्यूमेरल को हम आगे रख लेंगे, यानी कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक किसके बराबर है? ये होगा माध्यम, इंग्लिश छोटा के लिख लो, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ये बेटा प्रकाश चाल लिख दिया सीधा, समझ गए? देखो उल्टा हो गया। यहाँ हमने क्या किया, माध्यम 2 में 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसमें क्या लिख दिया, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बाई माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू V1 बाई V2, यानी कि N21 इज इक्वल टू V1 बाई V2। सिंपल सी बात है। और आप चाहो तो बदल सकते हो, अपने माध्यम 1 का निकालना हो, फिर माध्यम 1 का निकालना हो 2 के सापेक्ष, तो क्या करेंगे, N12 इज इक्वल टू V2, ये बदल जाएगा ना, V2 बाई V1। ठीक है बेटा, सिंपल। तो ये है अपवर्तनांक, समझ गए? आगे देखो, बोर्ड साफ कर दो। एक और नई बात सीखनी है इसमें, ये साफ कर देते ऊपर में, ठीक है? जैसे हमने इसमें क्या देखा था कि एक माध्यम तो वायु है और दूसरा माध्यम कांच होगा, या वायु ले लो या वायु के साथ जल ले लो, वायु के साथ कोई और फिलेंट कांच ले लो, हीरा ले लो। तो यानी कि हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, एक माध्यम तो वायु लेते ही लेते हैं, ठीक है बेटा? और वायु में कह लो या फिर निर्वात में कह लो, वायु में प्रकाश की चाल को हम C से दिखाते हैं, और ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लगभग 3 लाख मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा? तो ये जो है प्रकाश की चाल है, निर्वात में भी लगभग इतनी होती है, थोड़ी सी ही कम होती है, बाकी लगभग इतनी होती है। ठीक है बेटा? तो ये सॉरी निर्वात में प्रकाश की चाल है ये, ठीक है बेटा? और वायु में भी प्रकाश की चाल लगभग इतनी ही होती है, लगभग ऑलमोस्ट हम सेम लेते दोनों की। तो बेटा जैसे मान लीजिए हमने निकालना है कांच का अपवर्तनांक निकालना है, और एक माध्यम तो हमारे पास वायु है ही, तो हम वहां 1 क्यों लिखेंगे, 1 2 क्यों लिखेंगे? हम तो क्या लिखेंगे, सिर्फ NM, यानी कि मीडियम, जो मीडियम है कांच लिया है, क्योंकि एक तो हमने पानी वायु ले ली है, दूसरा से पानी लो, चाहे कांच लो, चाहे हीरा, कुछ भी लो, तो मीडियम का अपवर्तनांक बराबर है, क्या लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, या लिख लो निर्वात में प्रकाश की चाल, बाई माध्यम में यानी कि M में, या फिर लिख लो VM क्या गया, उस मीडियम में प्रकाश की चाल। ठीक है बेटा? उस मीडियम में प्रकाश की चाल। ठीक है? उस मीडियम में प्रकाश की चाल, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, NM इज इक्वल टू C बाई V। तो खाली V लिख लो, तो VM लिख लो, एक ही बात है। ठीक है बेटा? तो ये कहलाएगा, इसको हम कहेंगे, इसको बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष क्या, वायु तो है ही हमेशा प्रेजेंट हमारे पास, तो निरपेक्ष है, किसी तुलना नहीं है, और सीधा उसको बोल देते हैं अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल देते हैं, या इसको खाली अपवर्तनांक बोल देते हैं, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक, इस प्रकार से। ठीक है बेटा? तो आपने यहाँ तक चैप्टर को पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल बेटा, क्योंकि नया तो देखो अभी तक यही आया है, बाकी तो सारा क्या था, 8वीं क्लास का रिपीटेशन था, थोड़ी डिटेल में था, एक अलग बात है। ठीक है बेटा? तो आज के लेक्चर में इतना ही। अपवर्तन और अपवर्तनांक, और अपवर्तन के 2 नियम बताए मैंने। ठीक है बेटा? वो हाँ, एक पॉइंट छूट गया, मैंने बताया ना कि sin I बाई sin R इज इक्वल टू स्थिरांक। ठीक है बेटा? इस नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं बेटा? स्नेल का नियम। ठीक है? स्नेल का नियम। इज इट क्लियर? आज पूछ सकते हैं स्नेल का नियम क्या होता है, तो आप थोड़ी देर बता, 2 नंबर का पूछते हैं खास करके क्वेश्चन। तो बेटा आपने यहाँ तक पढ़ना है, ऑल द बेस्ट। और एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं, हार्ड कॉपी फॉर्म हो सकते हैं, तो अपने हर प्रकार की चीज़ के लिए तैयार रहना है, और अपने नोट्स जरूर से जरूर बनाने हैं, और जो काम रिटर्न के लिए दिया जाता है वो भी। और आप यहाँ भी अपवर्तन क्या है चित्र बना सकते हो, अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तन के जो नियम क्या है, वो इस प्रकार से आप अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि बेटा ऑनलाइन काम देने में सारी बातें संभव नहीं है, फिर भी बहुत कुछ कोशिश करते हैं कि PDF भी दी जाए और क्लास भी दी जाए। ठीक है? तो आप लोगों का जो है फोकस ज़्यादा होना चाहिए टीचर्स की बजाय। तो इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।